गुड इवनिंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम शाहू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीव विज्ञान से संबंधित है और आप लोगों की क्वेरी थी कि एनसीईआरटी सार संग्रह जीव विज्ञान करवा दीजिए। तो ये जीव विज्ञान का पहला लेक्चर है और इसमें हम सभी लोग जीव विज्ञान से जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू क्या कहिए, वन लाइनर जितने भी आपके एनसीईआरटी सार संग्रह के हैं वो हम लोग देखेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो है और एंड तक जरूर देखिए। लेक्चर पहला है जीव विज्ञान का। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं और कोई सजेशन है तो भी बता सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि बीटी कल्चर। दोस्तों बहुत बार बीटी कल्चर पूछा है। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो ये अंगूर के उत्पादन को बीटी कल्चर कहते हैं। या अंगूर की खेती ऐसे पूछ सकता है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो बीटी कल्चर कहा जाता है। ये दो तीन जैसे उत्पादन पूछ लिया, ये वन लाइनर में भी तो पूछ ही सकता है, मैचिंग में भी सवाल ऐसे बन सकते हैं। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में किसका कौन सा कीट का प्रयुक्त होता है, तो वर्मी कल्चर में दोस्तों केचुआ, जो केचुआ है आपका, वो प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर भी ध्यान रखिएगा। या वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो केचुए का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं, करा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किस वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को, यानी मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, या कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। और दोस्तों जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का जो अध्ययन है वो दोस्तों क्या कहलाता है, तो जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के जो वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों एथोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार यहाँ से बने हैं और बनते हैं हर वर्ष। अगला कह रहा है सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों सब्जी के अध्ययन यानी किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सब्जी के अध्ययन को ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ओलेरी कल्चर ये किसका अध्ययन करता है, तो सब्जी का अध्ययन, या सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओलेरी कल्चर। अगला पॉइंट है कि हड्डियों यानी अस्थियों के अध्ययन को वैज्ञानिक किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों मृदा रहित पादप से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किस जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक मीन्स पिता, यानी किस जो है शाखा के कौन से इसके फादर कहे जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है जंतु विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। और सूक्ष्म
जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो लुई पास्चर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं रॉबर्ट कोच हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। और अगला है कि वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के पिता कहे जाते हैं विलियम हार्वे। दोस्तों कई बार विलियम हार्वे पूछा गया है। अगला है कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक भी कई बार पूछा गया है। उत्परिवर्तन विज्ञान के जनक कौन है, तो ह्यूगो डी व्रीज है। कवक विज्ञान के पिता कौन है, हेनरिच एंटन डी बेरी है। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जो जनक हैं वो स्टीफन हेल्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान, जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो कैरोलस लिनियस है। रुधिर विज्ञान के पिता कौन है, ये हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन है। और आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन है, तो ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान के जनक कौन है, तो बीरबल साहनी है। आगे देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि आनुवंशिक अपक्रिया के पिता कौन है, तो पालवर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो ये विलियम हेनरी हार्वे हैं। और भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता MOP आयंकर। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता ए रामदेव मिश्रा हैं। और आगे जो है कह रहा है कि औषधि विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस हैं। सूक्ष्म दर्शकी विज्ञान के पिता एंटनी वान ल्यूमेन हॉक हैं। जीन चिकित्सा के पिता जो है एंडरसन कहे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन या तो मैचिंग बन सकता है या वन लाइनर भी बन सकता है। दोनों तरीके से कोट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि घास विज्ञान। घास विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो घास विज्ञान में घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। और एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एंटोमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में दोस्तों ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। और केसिडोलॉजी के अंतर्गत पादप में जो योगजन गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और आगे कह रहा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। और डेंडोलॉजी के अंतर्गत वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंधित अध्ययन है। और इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। और एथनोबॉटनी के अंतर्गत दोस्तों आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में दोस्तों कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकोनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी अगर खाली माइकोलॉजी है तो इसमें कवक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। और पोलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और पोलियोनोलॉजी के अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार किया जाता है प्लस उसी का अध्ययन किया जाता है। और आगे कह रहा है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक एवं जीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में दोस्तों विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष व वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। और स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है।
हीलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की खेती की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन से भी क्वेश्चन यहाँ आते हैं और क्वेश्चन जो है आपके वन लाइनर कोट वाले क्वेश्चन और मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी जो है क्या है, तो ये विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करता है। और एंथ्रोपोलॉजी ये मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में दोस्तों जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और माइमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ न्यूरोलॉजी में दोस्तों तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। और आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोस्तों अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ और देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला कह रहा है कि जीवों को विकास यानी जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो जीव विकास को सबसे पहले परिभाषित किया था दोस्तों जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। और अगला है वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है। तो वैज्ञानिकों ने जो है आधुनिक मनुष्य का जो अंतिम पूर्वज माना है वो क्रो-मैग्नन मानव को माना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी मटेरियल दिया जा रहा है बहुत ही एथेंटिक बुक से दिया जा रहा है। एनसीईआरटी है सार संग्रह, उसी का ये मटेरियल है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप वन लाइनर एनसीईआरटी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी वन लाइनर इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया। प्ले लिस्ट बनी हुई है, सबकी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो जो लोग ना देखे हों वो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वर्तमान प्रमाणन के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का जो उद्गम लगभग 2 करोड़ यानी 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। तो ये रहा। और आगे हम लोग देखते हैं कि विकासवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों, कई बार पूछा गया विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ध्यान रखिएगा, उद विकास का मुख्य कारक क्या है। उद विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। अगला पॉइंट कह रहा है कि उद विकास के उत्परिवर्तन जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है उद विकास के परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा आर्कियोप्टेरिस जो कि जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है। तो मैमथ दोस्तों हाथी का पूर्वज है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। तो पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। वो दोस्तों जीव है तारापीन, जिसे स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जीवाणु में जो है
70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट कि डायनासोर का जो उदय हुआ है वो मेसोजोइक युग में हुआ है और जो कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नील हरित शैवाल, जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमनी के आकार का कौन सी रचना पाई जाती है? तो वो दोस्तों पाई जाती है क्रोमैटोफोर्स की जो है रचना पाई जाती है। अगला है कि किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है दोस्तों अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जो है अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव पाया जाता है। अभाव माने होता है कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो 5 जगत वर्गीकरण दोस्तों व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन की खोज मैक क्लैंगटॉक ने की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? ऐसा क्षार कौन सा है जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है? तो वो दोस्तों है एडेनिन, गवानीन एवं साइटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो दोस्तों चमगादड़ है, ऐसा पक्षी है जो उड़ने वाले जीव में नहीं आता है। चमगादड़ एक स्तनधारी जो है वर्ग में रखा गया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि चमगादड़ जिसे बैट कहते हैं को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो वो है मच्छर, वो है चमगादड़ और वो है उल्लू। यानी मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये रात्रिचर जो है जंतु माने गए हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम ऐसे जो है क्वेश्चन आपके मैचिंग, वन लाइनर और कूट में पूछे जा सकते हैं। कि मानव का वैज्ञानिक नाम दोस्तों होमोसेपियंस है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा फॉर्डस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरस टिग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवस है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। इसी तरीके से मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है वो है राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका और कंपेस्टिस्ट। चना का वैज्ञानिक नाम सिसर एरिएटिनम और गेहूं का वैज्ञानिक नाम टेटिकम एस्टिवम। गाय का वैज्ञानिक नाम बांस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित एवं अप्रकाशित अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के जो प्रकाशित है या अप्रकाशित अपक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो वो दोस्तों ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले एवं हरे रंग की रचना किसके कारण होती है? तो वो दोस्तों होती है हीमोवायसिन के कारण होती है। जो है मोलस्का संघ में जो जंतु नीले या हरे रंग का रक्त जो होता है वो हीमोसाइनिन के कारण होता है। हीमोसाइनिन पूछा गया है कई बार। आगे कह रहा है कि कवकों को उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? तो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के जो मध्य भाग में है उसमें जो कार्यात्मक सहचर पाया जाता है वो दोस्तों है कवक मूल। अगला है ईस्ट और जो मशरूम है ये किस प्रकार के जीव हैं? तो ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद जो है जीव हैं। अगला है कि कपास में पाया जाने वाला प्रमुख जो घटक है वो कौन है? वो दोस्तों सेल्यूलोज है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन दोस्तों कवक एवं शैवालों से निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? वो दोस्तों पुष्प है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है दोस्तों मैग्नीशियम। और अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो वो करते हैं वाताग्र तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कुनैन जो कि आवृतबीजी पादप है का उदाहरण है, यानी कुनैन जो है आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। और यह मलेरिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और यह कुनैन पूछ ले, कई बार पूछा गया है, या मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा पादप सबसे ज्यादा, तो आप सिनकोना लिख सकते हैं, या कुनैन से संबंधित सवाल पूछ सकता है। आगे कह रहा है कि सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है, तो सेब में जो लाल रंग पाया जाता है वो दोस्तों एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है, तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण जो है होता है। अगला है सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है शेरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्पों की विष ग्रंथियां जो होती हैं वो किस अंग के समान है, तो वो दोस्तों कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि निम्फेथिस खासियाना जो है ये नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये दोस्तों मेघालय में केवल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो चट्टानों पर उगने वाले जो पादप होते हैं उन्हें शैलोदभिद के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि घटपर्णी जो कि कीटभक्षी पादप है, कई बार पूछा गया है। घटपर्णी पौधा कैसा है, तो कीटभक्षी पादप है के अंतर्गत आता है। और इसकी पत्तियों के जो पर्ण होते हैं वह फलक घट यानी घड़े के रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है, तो वो दोस्तों ऊंट है। ऊंट जो प्राणी है वो अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेता है और कई दिनों तक उससे अपना प्यास बुझाता रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जीव है वह कोलोसल स्विफ्ट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है, तो लीची के फलों को दोस्तों एक बीजी बेरी के रूप में रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हल्दी जो है ये पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला जो भाग होता है वह प्रकंद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कई बार आया है कि हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो प्रकंद, तना मत लिख देना, क्योंकि तने से प्राप्त होता है और इसका प्रकंद भाग खाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है, तो जो लाल मिर्च तीखी होती है वो दोस्तों कैप्सेसिन के कारण जो है लाल होती है। जो मिर्च लाल होती है वो कैप्सेसिन के कारण लाल होती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी जो जीव है वो दोस्तों क्या है, तो वो व्हेल है। रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है, तो वो दोस्तों प्यूपा की अवस्था में वाणिज्यिक तंत्र उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है कि गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, तो दोस्तों सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर वाले या जो समतापी हैं उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात हो, हमेशा जो है एक समान उनका टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो समुद्री घोड़ा दोस्तों ये मछली जीव का उदाहरण है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं, तो वो दोस्तों एकेडना है। एकेडना जो है अंडे देता है बच्चे नहीं देता है। और अगला पॉइंट है कि जानने की इच्छा प्रकट करना या गूढ़ चिंतन या मनन करना, ये मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। वानर के जो गुण हैं और उनसे मनुष्य के गुणों को अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटा जो है कोशिका है वो कौन सा है, तो वो दोस्तों शुक्राणु है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी जो कोशिका है वो शुक्राणु है। नेक्स्ट पॉइंट है सील किस वर्ग का प्राणी है, तो सील दोस्तों स्तनपायी प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो कार्क जो है क्वायरकस नामक जो है पेड़ से प्राप्त होता है।
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि डॉल्फिन, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अफीम या मार्फिन जो है ये पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। कई बार पूछा गया है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अधपके फल से जो है प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला कह रहा है कि गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों तना का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की जो गंध आती है, तो गंध आने का क्या कारण है, तो दोस्तों सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध आती है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित पेड़ पौधे हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको दोस्तों मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अधिपादप, अधिपादप अन्य पौधों पर क्या निर्भर रहता है, तो ये दोस्तों यांत्रिक सहारे के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टिन, टिन और माइट, टिन और माइट किस जीव वंश से संबंधित है, तो जो टिन और माइट है ये दोस्तों मकड़ी वंश से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है, तो जुगनू की जो चमक होती है वो ल्यूसीफेरस, ल्यूसीफेरस नामक जो है एंजाइम के कारण होती है। अगला पॉइंट है कि सन हेम्स रेशे, सन हेम्स रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये दोस्तों फ्लेम से प्राप्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, तो लेग जो हीमोग्लोबिन है वो लेगियम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, लेगियम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि डार्विन की पुस्तक, एक डार्विन की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये डार्विन की पुस्तक है और ये कब प्रकाशित हुई ये पूछना है, तो ये प्रकाशित हुई 1859 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो दोस्तों जीवाश्मों से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है, तो जीवों के उद्विकास के संबंध में दोस्तों सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये जो है आपका अनुक्रम सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतया अनुपस्थित होता है, तो वो अनुपस्थित होता है दोस्तों सरीसृप में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कांकरोच और सिल्वर फिश, कांकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें, कांकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, तो वो दोस्तों अपरा के द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो चमगादड़ जो है नियत तापी प्राणी है, नियत तापी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विज्ञान की पैलियोओंटोलॉजी, पैलियोओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलियोओंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सबसे बड़ा पक्षी, दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वह दोस्तों है शुतुरमुर्ग, पूछा गया है। और अगला पॉइंट है कि नमक युक्त मिट्टी, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पादप हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जो है हैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं, यानी नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हैलोफाइट्स कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एंट अमीबा और हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो ये दोस्तों आंत में पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला पॉइंट कह रहा है कि लिग्नन, लिग्नन नामक पदार्थ जमा रहता है, तो ये कहाँ जमा रहता है, ये जाइलम उत्तक में जमा रहता है दोस्तों। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, तो ये दोस्तों एस प्रावस्था में बनते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है, तो दोस्तों डायटस, डायटस एक जीव है जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में इस जीव का महत्व है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है, तो पपीता जो पीला होता है वो दोस्तों कैरिका जैंथिम, कैरिका जैंथिम एक पदार्थ है की उपस्थिति के कारण जो है पपीते का रंग पीला होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और पॉइंट कह रहा है कि पौधे किस प्रकार
के भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो हल्दी जो प्राप्त होता है दोस्तों वह तना से प्राप्त होता है। और यदि पूछा जाए कि हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है तो प्रकंद भाग खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। तो आयोडीन का जो निर्माण होता है दोस्तों वो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, जो कि भूरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम से जाने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अधिक नमक वाले जो अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं। तो अधिक नमक वाले अचार में जो जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं उसका कारण है क्योंकि ये जीवद्रव कुंचित होकर के मर जाते हैं। नमक ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कवक कोशिका में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है। तो कवक कोशिका में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये दोस्तों गैम्बूसिया एक फिश होती है, इसको छोड़ने से जो है मच्छर को नियंत्रित करने में मदद करती है गैम्बूसिया फिश। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिस्फेनॉन, बिस्फेनॉन क्या है। ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रतिजैविक जो है मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रतिजैविक मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है। तो दोस्तों जाइमेंस नामक विकार जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लोड़ों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों बहुप्रभाविता का नियम के नाम से जाना जाता है, बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्यूनिन अथवा कुनैन, क्यूनिन भी पूछ सकता है या कुनैन भी पूछ सकता है, किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों सिंकोना नामक वृक्ष से क्यूनिन या कुनैन प्राप्त किया जाता है, जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया। तो दोस्तों गार्डन पी मटर के पौधे का प्रयोग किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ वो 1822 में, मृत्यु 1884 ईस्वी में, को आनुवांशिकी का जनक यानी आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित जो हार्मोन है वो दोस्तों एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। और आखिरी पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो जो अधिकांश एंजाइम होते हैं वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो है सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो है जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर जो है इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी न देखे हूं वो प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी ये कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ साथ जो है लूसेंट के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ घटना चक्र के जो है जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू और प्लस फैक्ट हैं वो दिए जा रहे हैं वीडियो। तो आप लोग उन्हें देखिए, वॉच करिए। और अपकमिंग जो आने वाले एग्जाम है उससे पहले हम सोच रहे हैं कि आपका एनसीईआरटी सारा कुछ कंप्लीट करवा दें, जिसमें हमारा ज़्यादातर कंप्लीट हो गया है। और अब ये जीव विज्ञान चल रहा है। इससे पहले हमने जो है रसायन विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, रसायन विज्ञान कंप्लीट हो गया है, भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। और ये अब आपका पहला लेक्चर है जीव विज्ञान का। उसके साथ साथ जीव विज्ञान जैसे कंप्लीट होता है तो एनसीईआरटी सार संग्रह का हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। हिस्ट्री में बचा हुआ है, बाकी तो सब लगभग में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप
चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके एनसीईआरटी वन लाइनर देख सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे लोशन दे रहे हैं उसका हल करें, चाहे आप घटना चक्र दे रहे हैं उसका हल करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर